करे विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पड़ रही थी, जिसमें ट्रांस साइबेरियन, इसके बाद ट्रांस कनेडियन या पैसिफिक रेल मार्ग, इसके बाद ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, यहां तक पढ़ लिए थे। हेडिंग डाल दो ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ठीक है, एक तो ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्व और ऑक्सीडेंटल का मीनिंग होता है पश्चिम। ठीक है, तो ओरिएंटल रेल मार्ग यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग। किस महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से शुरू होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस से शुरू होकर ये खत्म होता है तुर्की, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में तुर्की के शहर इस्तांबुल तक। फ्रांस की राजधानी पेरिस और पेरिस से प्रारंभ होकर तुर्की के शहर इस्तांबुल तक विश्व के सर्वाधिक देशों से गुजरने वाला रेल मार्ग कौन सा है? ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये पेरिस से शुरू होकर फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग से जर्मनी का म्यूनिख से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, फिर यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, और इसके बाद रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और बुखारेस्ट से तुर्की की राजधानी अंकारा, और अंकारा से इस्तांबुल। तो एक तो ओरिएंटल एक्सप्रेसवे यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग, यूरोप महाद्वीप से लगाकर एशिया महाद्वीप तक। ये यूरोप महाद्वीप में फ्रांस की राजधानी पेरिस से फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग, फिर जर्मनी का म्यूनिख, वहां से ऑस्ट्रिया का वियना, फिर हंगरी का बुडापेस्ट, इसके बाद यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और वहां से लगाकर तुर्की की राजधानी अंकारा होते हुए इस्तांबुल शहर तक। ध्यान रहे, ये जो रेल मार्ग है उसको योजक मार्ग के रूप में जोड़ने वाला मार्ग लंदन से पेरिस। ध्यान रहे, लंदन से पेरिस जो मार्ग है उसमें यूरो टनल बनाई गई है, और यूरो टनल लंदन पेरिस रेल मार्ग को इंग्लिश चैनल से होकर जोड़ती है, और ये पूरी की पूरी जो टनल है वो समुद्र के भीतर है। तो यूरो टनल क्या है?
फ्रांस की राजधानी पेरिस को लंदन से जोड़ने वाली टनल। यह अटलांटिक महासागर के इंग्लिश चैनल में बनाई गई भूमिगत टनल है। लिख देते हैं ओरिएंटल एक्सप्रेसवे। ठीक है, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। लिखे, विश्व के सर्वाधिक देशों से, विश्व के सर्वाधिक देशों से गुजरने वाला यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग, यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग। यह रेल मार्ग, यह रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस को, फ्रांस की राजधानी पेरिस को तुर्की के शहर, फ्रांस की राजधानी पेरिस को तुर्की के शहर इस्तांबुल से जोड़ता है। तुर्की के शहर इस्तांबुल, इस्तांबुल से जोड़ता है। यह पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस, आगे एरो करके लिखो स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग फ्रांस। दूसरा स्टेशन कौन सा? स्ट्रासबर्ग फ्रांस। फिर म्यूनिख जर्मनी, म्यूनिख जर्मनी। इसके बाद वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। बुडापेस्ट हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी। बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। इसके बाद बुखारेस्ट रोमानिया, बुखारेस्ट रोमानिया। इसके बाद अंकारा तुर्की, अंकारा तुर्की। और लास्ट इस्तांबुल तुर्की, इस्तांबुल तुर्की। ठीक है, नोट करके लिखो यूरो टनल, यूरो टनल, यूरो टनल। लिखे, ब्रिटेन की राजधानी लंदन को, ब्रिटेन की राजधानी लंदन को फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ब्रिटेन की राजधानी लंदन को फ्रांस की राजधानी पेरिस से जोड़ने वाले रेल मार्ग में, जोड़ने वाले रेल मार्ग में
इंग्लिश चैनल के भीतर, इंग्लिश चैनल के भीतर बनाई गई सुरंग, बनाई गई सुरंग। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। एक तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, एक बार सुन लो, एक लाइन है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग चिली और चिली के वालपरेजो शहर से शुरू होता है, एंडीज पर्वतमाला को पार करके अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक। लिख दो, दो लाइनें। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग लिखे, एंडीज पर्वतमाला को पार करने वाला, एंडीज पर्वतमाला को पार करने वाला यह रेल मार्ग, यह रेल मार्ग चिली के वालपरेजो नगर से प्रारंभ होकर, चिली के वालपरेजो नगर से प्रारंभ होकर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक ठीक है। इसके बाद अमेरिका के पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। तो एक तो अमेरिका में अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित नगरों से जोड़ने के लिए 3 रेल मार्ग बनाए गए। इसमें पहला उत्तरी, उत्तरी फ्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा सेम नाम, केवल दिशा चेंज है, दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, और तीसरा संघ प्रशांत रेल मार्ग, ठीक है। ये तीनों रेल मार्ग हैं जिसमें इधर अटलांटिक तट पर न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित अमेरिका का नगर सिएटल, तो अटलांटिक महासागर के न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर सिएटल तक। दूसरा दक्षिणी प्रशांत या दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर लॉस एंजलिस तक, और तीसरा संघ प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। एक तो अमेरिका में
तीन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। एक उत्तरी पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा दक्षिणी, और दूसरा है यूनियन पैसिफिक या संघ प्रशांत रेल मार्ग। लिख देते हैं। अमेरिका महाद्वीप में, सॉरी, अमेरिका में तीन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तीन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित विभिन्न नगरों से जोड़ते हैं। विभिन्न नगरों से जोड़ते हैं। नंबर 1, उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर प्रशांत तट पर स्थित सिएटल नगर को जोड़ने वाला, सिएटल नंबर 2, दक्षिणी प्रशांत, सॉरी, या दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित लॉस एंजलिस से जोड़ने वाला, इसके बाद लास्ट संघ प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने वाला, सैन फ्रांसिस्को से जोड़ने वाला। ठीक है। एक तो सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग। रेल मार्ग में पहला ट्रांस साइबेरियन, दूसरा ट्रांस कैनेडियन, तीसरा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, चौथा ओरिएंटल एक्सप्रेस वे, इसके बाद ट्रांस इंडियन, और इसके बाद अमेरिका की पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। हो गए रेल मार्ग। हेडिंग डाल दो, जल परिवहन। जल परिवहन
ठीक है। जल परिवहन में हम एक तो विश्व के सामुद्रिक मार्ग और उस पर प्रमुख बंदरगाह, विश्व के आंतरिक जल मार्ग और विश्व की प्रमुख नहरें, ठीक है। जल परिवहन में पहला डाल दो विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख नहरें। ठीक है। नंबर 1 स्वेज नहर, ठीक है। एक तो स्वेज नहर एनसीईआरटी ने लंबाई 160 किलोमीटर लिखी है, ठीक है। अन्य किताबों में 168 है, लेकिन एनसीईआरटी वाली याद रखनी है 160 किलोमीटर। इसका निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर या फ्रांस की कंपनी के इंजीनियर फर्डिनेंड लेप्लेस के द्वारा, इसका निर्माण फ्रांस के द्वारा किया गया है। 1956 में ये जिस देश में स्थित है उस देश का नाम है मिस्र, और मिस्र के द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, यानी कि नेशनलाइजेशन हो चुका है, यानी कि वर्तमान में इसके पास है, मिस्र के पास। ये अफ्रीका, ये भूमध्य सागर, यहां पर ये लाल सागर, और ये वाला हिस्सा भूमध्य सागर। तो एक तो स्वेज नहर अटलांटिक महासागर की भूमध्य सागर को हिंद महासागर के लाल सागर से जोड़ती है। ध्यान रहे यह नहर यहां पर बनाई गई है, ये मिस्र का पार्ट है, और मिस्र का ये भाग सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है। कौन सा प्रायद्वीप कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप पर एक झील जिसका नाम है तिम्सा, दूसरी झील जिसका नाम है मंजाला, और तीसरी झील जिसका नाम है ग्रेट बियर। ये तीनों झीलों को यहां पर मिलाया गया है और मिलाकर इस मार्ग का निर्माण किया गया है। यहां ये लाल सागर के तट, या लाल सागर के तट पर बात करें तो बंदरगाह है पोर्ट स्वेज, जबकि भूमध्य सागर के तट पर बंदरगाह पोर्ट सईद। ये जो नहर है वह 360 मीटर चौड़ी है और 16 मीटर की गहराई रखती है। तो एक तो स्वेज नहर जिसका निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेप्लेस के द्वारा, 1956 में मिस्र के द्वारा इसका
नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। लंबाई 160 किलोमीटर, चौड़ाई 360 मीटर, गहराई 16 मीटर। यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर बनाई गई महत्वपूर्ण नहर, जो सिनाई प्रायद्वीप पर स्थित 3 झीलें तिम्सा, मंजाला और ग्रेट बियर को जोड़कर निर्मित की गई है। इसमें 2 बंदरगाह, लाल सागर की तट पर स्थित बंदरगाह पोर्ट स्वीज, जबकि भूमध्य सागर की तट पर स्थित पोर्ट सईद। ध्यान रहे, इस नहर के बनने के पश्चात कोलंबो एवं लंदन के मध्य की दूरी 6500 किलोमीटर कम हो जाती है। जबकि लंदन एवं मुंबई बंदरगाह की मध्य की दूरी 7500 किलोमीटर कम हो जाती है, क्योंकि पहले अफ्रीका का चक्कर लगा के मुंबई आना पड़ता था। तो परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर बनने के पश्चात लंदन और मुंबई बंदरगाह के मध्य की दूरी में कितनी कमी आई है, तो 7500 किलोमीटर। परीक्षा में पूछा जाए कि स्वेज मार्ग का भूमध्य सागर की तट पर स्थित बंदरगाह है पोर्ट सईद, यानी कि पोर्ट सईद उत्तर में है, जबकि पोर्ट स्वेज दक्षिण में है। ये मेंस में भी आपको पूछी जा सकती है, भले सिलेबस में नहीं हो तो भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अब हम हारमुज जलमार्ग जो है उसका विकल्प स्वेज के जरिए ही ढूंढ रहे। ठीक है, जो हारमुज में जो डिस्प्यूट है, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त बताया था कि स्वेज मार्ग की बाधा सोमालियाई लुटेरे, अरेबियन पायरेट्स। लिख देते हैं, स्वेज नहर लिखें। इस नहर का निर्माण 1869, इस नहर का निर्माण 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेप्लेस द्वारा इसके बाद लिखो 1956 में 1956 में इस नहर का मिस्र के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मिस्र के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखें, लंबाई 160 किलोमीटर, लंबाई 160, चौड़ाई 360 मीटर, गहराई 16 मीटर। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यह नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर स्थित तीन झीलें तिम्सा नंबर 1 तिम्सा, नंबर 2 मजाला, और नंबर 3
ग्रेट बियर को जोड़कर बनाई गई है। ग्रेट बियर को जोड़कर बनाई गई है। इस नहर के, यह नहर लिखना, यह नहर अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर के भूमध्य सागर को, अटलांटिक महासागर की भूमध्य सागर को हिंद महासागर के लाल सागर से, हिंद महासागर की लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर में भूमध्य सागर के तट पर, भूमध्य सागर के तट पर भूमध्य सागर के तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद तथा लाल सागर के तट पर पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। ठीक है, नोट करके लिखो। स्वेज नहर के, स्वेज नहर के बनने से, बनने से लंदन एवं लंदन एवं कोलंबो बंदरगाह की दूरी, बंदरगाह की दूरी 6500 किलोमीटर तथा लंदन एवं मुंबई बंदरगाह की मध्य की दूरी, लंदन एवं मुंबई बंदरगाह की मध्य की दूरी 7500 किलोमीटर कम हो जाती है। 7500 किलोमीटर कम हो जाती है। नेक्स्ट, पनामा नहर, पनामा। ठीक है, एक तो पनामा नहर लंबाई स्वेज नहर से बहुत कम, मात्र 72 किलोमीटर, लेकिन बनाने में खर्चा इसके 3 गुना से भी ज्यादा है, क्योंकि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर रेत थी, रेत हटा के बनाई है। यहां पर एंडीज पर्वतमाला की चट्टानें थी। ठीक है, तो अभी भी पूरा काट नहीं पाए इसको, समुद्र तल से ऊंची है ये। इसकी गहराई
अधिकतम 12.5 मीटर है, हाईएस्ट है। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा, कैरेबियन सागर, और कैरेबियन सागर का ये हिस्सा मेक्सिको की खाड़ी, ये पैसिफिक प्रशांत महासागर, और ये वाला हिस्सा पनामा की खाड़ी। यहां पर ये वाला हिस्सा पनामा, ये पनामा वाले हिस्से को काटकर इसको बनाया गया है, यानी कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर की मेक्सिको की खाड़ी को प्रशांत महासागर की पनामा की खाड़ी को जोड़ने वाली नहर। यहां पर यह नहर समुद्र तल से ऊंची है, समुद्र तल के बराबर नहीं है, और इस कारण यह नहर लॉक प्रणाली पर आधारित है। किस पर आधारित है? लॉक प्रणाली पर। यहां पर 3 लॉक बनाए गए हैं। नंबर 1 गोटून लॉक, पहला गोटून लॉक, दूसरा गैलार्ड, और तीसरा मीराफ्लार्स। ये नहर लगभग 26 मीटर ऊपर नीचे, गहराई कितनी है? मात्र 12.5 मीटर, लेकिन इसकी कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, यानी कि कितने मीटर ये उबड़ खाबड़ है? 26 मीटर। और इसलिए यह लॉक प्रणाली पर आधारित है। जैसे ही जहाज आया, गोटून लॉक में चला गया, अब गोटून लॉक में पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद जहाज ऊपर उठेगा, नेक्स्ट लॉक को वापस खोलेंगे, वापस जहाज उधर जाएगा, वापस उसको पानी भर के जहाज को ऊपर उठाएंगे, फिर तीसरे लॉक में उतारेंगे। और इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि किस नहर के बारे में कहा जाता है कि यहां जहाजों को उठाकर पार करवाया जाता है, लिफ्ट करके पार कराया जाता है, मतलब क्रेनें नहीं लगाई जाती है, जल के स्तर को यांत्रिक रूप से बढ़ाया जाता है और बढ़ाकर एक लोक से दूसरा लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक तक भेजा जाता है। ध्यान रहे, यहां पर मेक्सिको की खाड़ी, और मेक्सिको की खाड़ी के तट पर इसका बंदरगाह कोलोन। यहां पर पनामा की खाड़ी पर बंदरगाह पनामा। वापस रिपीट कर रहा हूं, पनामा नहर लंबाई 72 किलोमीटर। इसको बनाने का विचार पहली बार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट जर्मनी के भूगोलवेत्ता, आधुनिक भूगोल के पिता कहलाते हैं, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। हम्बोल्ट इतने पैसे वाले थे कि उनके गुरु वारेनर
और वारेनर जब उनको ये कह देते हैं कि भूगोल किताबों से पढ़कर नहीं सीखा जाता, भूगोल को देखकर सीखना पड़ता है, उन्होंने अपने जीवन में सारे यंत्रों को लेकर 90,000 किलोमीटर की यात्राएं की। 35 वर्ष तक वो केवल और केवल भूगोल देखने के लिए विश्व के भ्रमण किया हुआ, क्योंकि घर पे पैसों की कोई कमी नहीं थी, नहीं तो घर वाले कितने एक साल। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है, उन्होंने जितनी भी भूगोल में बातें लिखी है, तो जैसे ही वो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन को पार करते हुए अमेरिका पहुंचते, तो वो कहते हैं बीच में पनामा जल देख के कि यार ये संकरा भाग है, इसको क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। वास्तव में पनामा नहर बनाई, उसका ज्यादा उपयोग नहीं है, केवल उपयोग अमेरिका के लिए, अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तट पर जो भारी सामान है उसको प्रशांत तट पर स्थित नगरों को ले जाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। तो एक तो पनामा नहर मेक्सिको की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से जोड़ती है, मेक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह कोलोन, पनामा की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह पनामा। यह नहर लॉक प्रणाली पर आधारित है, जिसमें क्रमशः 3 लॉक, गोटून, गैलार्ड और मिलाफ्लॉर्स। यह नहर समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर नीचे है, और इस कारण यहां पर लॉक प्रणाली पर आधारित होने के कारण इस नहर के बारे में कहा जाता है कि यहां जहाजों को उठाकर पार करवाया जाता है। लिख दे पनामा नहर, लिखो पनामा नहर। लंबाई 72 किलोमीटर, गहराई अधिकतम 12.5 मीटर, इस नहर को बनाने का सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा आगे लिखें पनामा नहर अटलांटिक महासागर की कर देना, अटलांटिक महासागर की मेक्सिको की खाड़ी को प्रशांत महासागर की पनामा की खाड़ी से जोड़ती है, पनामा की खाड़ी से जोड़ती है। यह नहर समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर नीचे है, 26 मीटर ऊपर नीचे है, अतः लॉक प्रणाली पर आधारित है। लॉक प्रणाली पर आधारित है।
इसमें क्रमशः 3 लॉक है, क्रमशः 3 लॉक है। नंबर 1 गोटून लॉक, पहला गोटून लॉक। नंबर 2 गैलार्ड लॉक, गैलार्ड लॉक। और नंबर 3 मीराफ्लोर्स लॉक, मीराफ्लोर्स लॉक। नोट करके लिख दो। इस नहर के बारे में कहा जाता है, इस नहर के बारे में कहा जाता है कि यह नहर सॉरी, इस नहर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर जहाजों को उठा के पार करवाया जाता है, जहाजों को उठा के पार करवाया जाता है। जहाजों को उठाकर पार करवाया जाता है। ठीक है, एक और नोट लिख दो। इस नहर के बनने से न्यूयॉर्क बंदरगाह, ब्रैकेट में लिख देना अटलांटिक तट तथा सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह के मध्य की दूरी 3000 किलोमीटर कम हो जाती है, 3000 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है, फेज और पनामा नहर हो गई। तीन और नहरें बता देता हूं। एक तो कील नहर, दूसरी मैनचेस्टर नहर, और पांचवी ग्रांड कैनाल। ठीक है, एक एक सेंटेंस याद रखना है। एक तो कील नहर उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, उसको बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से, यानी कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर। प्रश्न यही पूछेगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो कील नहर, शॉर्ट में उबाकी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और कील नहर। मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर औद्योगिक क्षेत्र को लिवरपूल से जोड़ती है, लिवरपूल बंदरगाह, लिवरपूल को मैनचेस्टर से जोड़ने वाली नहर मैनचेस्टर। ग्रांड कैनाल चीन में यांत्रिक परिवहन विकसित करने के लिए चीन की नदी यांगटी सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग को वांगो से जोड़ने वाली नहर ग्रांड कैनाल के नाम से जानी जाती है। तीनों लिख देते हैं। विश्व की नहरें पूरी लिखे। कील नहर,
कील नहर, अटलांटिक महासागर के उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर, बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर। नेक्स्ट, मैनचेस्टर नहर, ब्रिटेन में मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ने वाली नहर। सर सर नई क्लास शुरू करूंगा, नई क्लास। मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ने वाली नहर। और लास्ट, ग्रांड कैनाल चीन में स्थित नहर। यह, एक सेकंड, यह नहर यांगटी सिक्यांग नदी को वांगहो नदी से जोड़ती है। ओके, विश्व की नहरें पूरी। ओके।